बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको हम वीबीटी भी कहते हैं। इसके चंद पॉइंट्स हैं, हम देख लेते हैं कि किस तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक केमिकल बॉन्ड बनता है। पहला पॉइंट ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं और न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इस तरह से ओवरलैपिंग होगी और न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिन्हें हम कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ड्यूअल नेचर रखते हैं, यानी एज ए मैटर भी बिहेव करते हैं और एज वेव भी। तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन वेव दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन वेव के साथ ओवरलैप करेगी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, यानी वो एक दूसरे के साथ वेव्स ओवरलैप कर जाती हैं। अब ओवरलैपिंग के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस क्या हैं, इसको हम तीसरा पॉइंट भी कह सकते हैं इस थ्योरी का, कि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स जो हैं वो वैलेंस ऑर्बिटल्स होने चाहिए लाजमी। और दूसरी बात ये कि उनको हाफ फील्ड होना चाहिए। हाफ फील्ड से मुराद ये है कि एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जिस तरह एस में 2 आ सकते हैं, पी एक्स में 2 आ सकते हैं, पी वाई में 2 आ सकते हैं। तो हाफ फील्ड से मुराद होगी कि उनमें 2 की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन हो, तभी बॉन्ड बनेगा, तभी वो ओवरलैप कर सकेंगे। यानी उनको वैलेंस ऑर्बिटल्स होना चाहिए ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स को, और उनको हाफ फील्ड होना चाहिए। उनकी एनर्जी और उनकी सिमिट्री सेम होनी चाहिए, यानी उनको एक ही एनर्जी पर जब होंगे उनकी सिमिट्री भी सेम होगी, तभी वो बॉन्ड बना सकेंगे। और लास्ट पॉइंट क्या है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स को एक दूसरे की तरफ इस तरह से अप्रोच करना चाहिए कि प्रॉपर उनकी अलाइनमेंट हो और प्रॉपर ओवरलैपिंग से मैक्सिमम ओवरलैपिंग से स्टेबल बॉन्ड बन सके। अब वीबीटी के मुताबिक जो बॉन्ड्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स वो होते हैं जो हेड डाउन ओवरलैपिंग या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग से बनते हैं, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हेड डाउन ओवरलैपिंग से। हेड डाउन ओवरलैपिंग से मुराद ये है कि एक इधर से दूसरा इधर से। अब ये हेड डाउन ओवरलैपिंग है, तो हेड डाउन ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। पाई बॉन्ड क्या होता है, जो कि पैरेलल या साइडवेज। साइडवेज से मुराद ये है, यानी ये एक है, एक ऑर्बिटल है यानी पी वाई या पी जेड, और ये दूसरे एटम का है, दोनों इस तरह से ओवरलैप करते हैं, साइडवेज ओवरलैप, इससे बनता है पाई बॉन्ड। अब हम देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो कौन से ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है और पाई बॉन्ड जो है वो किन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये एक एस ऑर्बिटल है, ये दूसरे एटम का एस ऑर्बिटल है। ये 1s भी हो सकता है, 2s भी हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि एक का भी 1s हो, दूसरे का भी 1s हो, क्योंकि दोनों की एनर्जी इस सूरत में सेम होगी। अगर एक का 1s होगा, दूसरे का 2s होगा, तो इस सूरत में बॉन्ड नहीं बनेगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, ओवरलैप करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ये न्यू बॉन्ड जो बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दरमियान में न्यूक्लियाई के मैक्सिमम है, ये कहलाता है सिग्मा बॉन्ड। यानी एस और एस की ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। फिर हम देखते हैं कि एक एटम का एस ऑर्बिटल और दूसरे का पी एक्स, ये दोनों भी इस तरह से हेड ऑन ओवरलैपिंग से, यानी एक दूसरे की तरफ आमने सामने जब अप्रोच करेंगे, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक का एस और दूसरे का पी एक्स, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी शेप यूँ बन गई है। ये जो ज़्यादा बड़ा एरिया आपको नज़र आ रहा है, एक लोब बड़ी नज़र आ रही है, ये असल में ये एक पी एक्स की लोब एस के साथ ओवरलैप करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई है, ये बॉन्ड भी क्या कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है, एक एटम का पी एक्स दूसरे का भी पी एक्स, ये आपस में इस तरह से हेड ऑन ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनाएंगे, ये आपको कैंडी शेप नज़र आ रही है, यानी ये दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई हैं यहाँ पर, और साइडों वाली लोब जो है वो छोटी हो गई हैं, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दरमियान में रीजन में मैक्सिमम है, और ये वाला बॉन्ड भी क्या कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद हम देखते हैं पाई बॉन्ड कैसे बनता है। ये देखें, ये दोनों पैरेलल हैं, ये पी वाई है, ये दूसरे एटम का पी वाई है। ये दोनों जब एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करेंगे, यहाँ पर ओवरलैपिंग करते हुए भी आप इनको देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रीजन के न्यूक्लियर जो प्लेन है, इसके ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, यानी अबव एंड बिलो द प्लेन, इसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। यानी साइडवेज या पैरेलल ओवरलैपिंग से इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा, इसमें आप देख रहे हैं कि ये वाली जो है ये न्यूक्लियर एक्सिस है, इसके ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है और इसके नीचे ओवरलैपिंग हो रही है। तो इस तरह से अबव एंड बिलो द प्लेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, और ये बॉन्ड कहलाएगा पाई बॉन्ड। वीबीटी के मुताबिक हम ये कहते हैं कि
जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स हैं वो हाफ फिल्ड होना ज़रूरी हैं, तभी बॉन्ड बनेगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे किसी एलिमेंट के, किसी एटम के वैलेंस शेल में, वो उतने ही बॉन्ड बना सकेगा, उतनी ही उसकी वैलेंसी होगी। लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी को हम वीबीटी थ्योरी के मुताबिक एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम बेरिलियम को देखें तो बेरिलियम का है 2 और 4, 2 इसका एटॉमिक नंबर है, यानी 1s2 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसके वैलेंस शेल में आप देख रहे हैं कि ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है। इसका मतलब है कि इसकी वैलेंसी 0 होनी चाहिए, लेकिन वीबीटी के मुताबिक इसकी वैलेंसी 0 होनी चाहिए, लेकिन ये कंपाउंड बनाता है जैसे BeCl2, यानी इसकी वैलेंसी 2 है। इसी तरह अगर हम बोरॉन को देखें, बोरॉन का 5 है एटॉमिक नंबर। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2px1। अब इसके 2px में एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है इसकी वैलेंसी 1 होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इसके कंपाउंड देखें तो हम देखते हैं BF3 यानी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बोरॉन की वैलेंसी 3 है। अब वीबीटी के मुताबिक तो इसकी वैलेंसी 1 होनी चाहिए थी, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह अगर हम कार्बन को देखते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, यानी 1s2 2s2, यहाँ पर हम 1s2 2s2, ये 4 5 था इसका, 1s2 2s2 2px1। अब कार्बन 6 की 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 2 4 5 और ये 6, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं, यानी कार्बन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए। कार्बन शुड बी डाइवेलेंट, लेकिन हमें पता है कि कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उसमें कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है। अब अगर हम ये सपोज़ करें, ये तो होगी इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम ये सपोज़ करते हैं कि इसके वैलेंस शेल के 2s में से एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर होके इसके एम्प्टी 2pz में शिफ्ट हो जाएगा, एक्साइट होके वहाँ पर चला जाएगा। अब ये कहलाती है इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसको हम स्टार से भी शो कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये इसी फॉर्म में, इसी हालत में, अब इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। अब इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, यानी ये इसका 2 वाला इसका वैलेंस शेल है और इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी अब ये 4 बॉन्ड बना सकता है। हम कह सकते हैं कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन इस सूरत में बनने वाले जो बॉन्ड हैं उन चारों बॉन्ड्स की शेप्स भी डिफरेंट होंगी और उनकी एनर्जीज़ भी डिफरेंट होंगी। लेकिन देखा ये गया है कि इनकी एनर्जी भी सेम होती हैं बनने वाले बॉन्ड्स की, और उनकी शेप्स भी सेम होती हैं और वो स्टेबल भी होते हैं। इस सूरत में जो बनने वाले बॉन्ड्स होंगे वो अनस्टेबल होंगे, क्योंकि इसमें एटम में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2pz में गया है, यानी हाई एनर्जी पर ये एटम चला गया था, और हाई एनर्जी पर कोई भी चीज़ अनस्टेबल होती है। इसलिए हमें ज़रूरत पेश आई हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स की, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। अब हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैं लेक्चर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5, उसमें हाइब्रिडाइजेशन यानी जो हाइब्रिडाइजेशन की 3 टाइप्स हैं, sp2 और sp3, इन तीनों हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। आप उसमें से उसको डिटेल से देखेंगे और समझेंगे। उसके बाद जो d ऑर्बिटल्स वाली हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स हैं उनको भी आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। अब आपको जो पेपर में एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आता है वो यूँ आता है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। उसमें आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है उनकी शेप्स को। मैं आपको यहाँ पर एक आसान सा तरीका बताऊँगी, चंद स्टेप्स बताऊँगी, जिसकी मदद से आप किसी भी मॉलिक्यूल को हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी शेप बता सकते हैं कि उसकी शेप क्या होगी, और ये भी बता सकते हैं कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी।
जी तो स्टूडेंट्स, ये वो चंद स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप कोई भी मॉलिक्यूल अगर एग्ज़ाम में आपको दिया जाता है कि इसकी शेप बताएं तो आप इजीली बता सकते हैं। ना सिर्फ ये कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन की टाइप बल्कि उसकी शेप भी। इसके अलावा इन पॉइंट्स का इस ट्रिक का एक फ़ायदा और भी है कि आप इसकी मदद से वेस्पर थ्योरी के मुताबिक भी अगर आपको क्वेश्चन आता है कि वेस्पर थ्योरी के मुताबिक इसकी शेप क्या होगी एक्सप्लेन करें, तो वो भी आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं उसके लिए एग्जाम्पल हम लेंगे। ClO3- की एग्जाम्पल हम लेते हैं। ClO3-। अब सबसे पहले इसका पहला स्टेप जो है वो ये है कि काउंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम। अब क्लोरीन के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 7 होते हैं। अब वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इसके साथ चूँकि 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, 3 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन के साथ। ये देखें, ये एक ऑक्सीजन हो गया, ये दूसरा, ये 3 हो गए, यानी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है। अब देखें एक इलेक्ट्रॉन बच गया, चूँकि अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है हमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एंटर करना पड़ेगा। ये आ गया एक और इलेक्ट्रॉन। अब हम देखेंगे काउंट सिग्मा बॉन्ड्स। देखिए सेकंड स्टेप क्या है, काउंट सिग्मा बॉन्ड्स। अब सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने हो गए, इन दो को, यानी ऑक्सीजन बना तो डबल बॉन्ड रहा है लेकिन इसमें से एक पाई होता है एक सिग्मा होता है, यानी इन दो को हम एज 1 बॉन्ड लेंगे, ठीक है। तो ये 1 2 3, ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। उसके बाद नेगेटिव चार्ज है चूँकि इसमें, तो इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमने इनको टोटल सबको काउंट करना है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन, कितने ये सिग्मा प्लस लोन पेयर। इसका आंसर क्या आता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। इसका आंसर क्या आएगा, उससे हमें पता चलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है और जितने लोन पेयर होंगे उसके मुताबिक हमें उसकी शेप पता चलेगी। अब देखें सिग्मा इसमें कितने हैं, 1 2 3, ये आ गए 3, प्लस लोन पेयर कितने हैं, ये देखें 1 2, यानी ये लोन पेयर पूरा अगर पेयर देखें तो कितना है 1। ये टोटल हो गए हमारे पास 4, ठीक है, ये आंसर इसका आया 4। अब देखें टोटल अगर 4 हो तो यहाँ पर ये आपको छोटा सा चार्ट नज़र आ रहा है कि अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर, इसका आंसर अगर आता है 4 तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, ठीक है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर ये एक और आपको मैं यहाँ पे डायग्राम दिखाऊं तो sp3 में देखें 4 केसेस हैं, यानी अगर कोई भी लोन पेयर ना हो तो टेट्राहेड्रल शेप होगी, एक लोन पेयर हो तो पिरामिडल शेप होगी, 2 लोन पेयर हो तो बेंड शेप होगी, 3 लोन पेयर हो और एक बॉन्ड पेयर हो तो वो लीनियर शेप होगी, ठीक है। यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। और अगर उसमें एक लोन पेयर जिस तरह के हमने ClO3 में देखा तो क्या शेप होगी, पिरामिडल। इसका मतलब है कि ये जो ClO3- आयन है इसकी शेप क्या होगी, पिरामिडल शेप, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए, इसी ट्रिक को यूज़ करते हुए आप कोई भी मॉलिक्यूल या आयन, उसकी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी और उसकी शेप भी इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा और भी है, यहाँ पर जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है इसमें आप देख रहे हैं कि पहले sp, फिर sp2, फिर sp3, फिर sp3d, फिर sp3d2 और फिर sp3d3। इसके साथ साथ ग्रीन कलर में आपको एनसर्कल किया हुआ नज़र आ रहा है। ये क्या शो कर रहा है कि वेस्पर थ्योरी के मुताबिक, यानी पहले आप ये ड्रॉ करेंगे, ये वाला फार्मूले के मुताबिक आप ये ड्रॉ करेंगे कि क्या उसका आंसर आता है, फिर आप इस चार्ट को देखेंगे। अब इस चार्ट में आपको ग्रीन कलर से नज़र आ रहे हैं एनसर्कल किए हुए, इसका मतलब है कि अगर आपके पास 2 बॉन्ड पेयर हों, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स टोटल हों, ठीक है, या ये जो हमारे पास सिग्मा प्लस लोन पेयर वाला फार्मूला है उसके मुताबिक अगर आंसर आपका 2 आता है तो शेप क्या होगी, लीनियर, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। इसी तरह अगर लोन पेयर प्लस सिग्मा उसका आंसर आता है 3, ठीक है, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। और उसके बाद 2 केसेस हैं, यानी लोन पेयर 0 और लोन पेयर 1। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे जो ग्रीन से लिखा हुआ है ये लोन पेयर प्लस
सिग्मा का आंसर है, लेकिन ये टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी वेस्पर थ्योरी के मुताबिक अगर आपको क्वेश्चन आता है कि वेस्पर थ्योरी के मुताबिक गिवन मॉलिक्यूल की शेप बताएं, तो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 आते हैं या सिग्मा प्लस लोन पेयर का आंसर 3 आता है, तो फिर ये केसेस होंगे और आप इस तरीके से उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है PCl5 की। अब PCl5, इसमें आपको पता है फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है। इसके हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देखेंगे कितने हैं। चूँकि ये 5वें ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5। अब इसके साथ कितने क्लोरीन लगे हुए हैं, 5, और हर क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, 1, यानी 1 के साथ 1 क्लोरीन लगा होगा। अब ये कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा प्लस लोन पेयर, टोटल क्या आंसर आता है। अब आपको पता है सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और लोन पेयर क्या है, 5 जमा लोन पेयर इसमें क्या है, 0 है, लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो 5 प्लस 0, आंसर क्या आ गया, 5। अब हम इस चार्ट में देखेंगे कि सिग्मा प्लस लोन पेयर का आंसर अगर 5 आए तो वो ये वाला है। यानी अगर 5 हों, सिग्मा प्लस लोन पेयर का आंसर 5 आए तो फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d। और लोन पेयर कोई भी ना हो तो क्या होगी, ट्राइगोनल बाईपैरामिडल। अब ट्राइगोनल बाईपैरामिडल क्या शेप होती है, ये हो गई ट्राइगोनल और एक ऊपर। बाईपैरामिडल का मतलब क्या होता है, एक ऊपर और एक नीचे। यानी ये फॉस्फोरस, ये 3 इसके साथ क्लोरीन और एक नीचे क्लोरीन, एक ऊपर, टोटल ये 5 हो गए। ये उस सूरत में है अगर लोन पेयर कोई भी ना हो। अगर टोटल आंसर सिग्मा प्लस लोन पेयर का 5 आता है, लेकिन उसमें एक अगर लोन पेयर मौजूद होता है तो फिर वो सीसा शेप होगी। अगर टोटल आंसर तो 5 ही आता है, हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगी, लेकिन अगर उसमें 2 लोन पेयर हैं तो फिर शेप उसकी टी शेप हो जाएगी। लास्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल IF7 की। IF7, अब देखें इसमें आयोडीन, आयोडीन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 7। तो ये देखें, ये 7 इलेक्ट्रॉन लिखूंगी मैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हर आयोडीन के साथ फ्लोरीन अटैच है 7, और फ्लोरीन की भी वैलेंसी क्या होती है, 1, यानी एक एक बॉन्ड फ्लोरीन इधर बनाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सिग्मा प्लस लोन पेयर, आंसर क्या आ रहा है, लोन पेयर 0, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या आंसर आया, 7। अब हम इस चार्ट में देखेंगे, अगर 7 सिग्मा प्लस लोन पेयर का आंसर 7 आए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d3। और जो शेप होती है, क्योंकि इसमें लोन पेयर कोई भी नहीं है तो शेप क्या होगी, ये देखें 0 लोन पेयर के साथ शेप है पेंटागोनल बाईपैरामिडल, और अगर एक लोन पेयर हो तो होगी पेंटागोनल सिर्फ पैरामिडल, यानी ये बाईपैरामिडल और ये पेंटागोनल पैरामिडल। अब पेंटागोनल बाईपैरामिडल क्या होती है, ये आप बनाएंगे पेंटागोन, यानी इस तरह से ये हो गई पेंटागोन, ठीक है। दरमियान में आ गया आयोडीन, ये देखें ये उसके साथ 5 ये फ्लोरीन हो गए, और बाईपैरामिडल है चूँकि तो एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे, ये हो गई शेप पेंटागोनल बाईपैरामिडल। स्टूडेंट्स, आप इस चार्ट को अच्छी तरह से याद कर लें, और आपको कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आता है कि इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स की शेप को आप एक्सप्लेन करें ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी या हाइब्रिडाइजेशन, तो आप इजीली बता सकते हैं, लेकिन आपको इसको याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि इसमें एक हाइब्रिडाइजेशन शामिल नहीं है जो आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रही होगी, वो है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। वो चूँकि सिर्फ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में पाई जाती है, वो आपकी बुक में तो उसकी एग्जाम्पल दी हुई है, एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन इस फार्मूला के तहत जो आपको ट्रिक बताया है उसमें वो शामिल नहीं है, क्योंकि बाकी जितनी भी ये डी इन्वॉल्विंग हाइब्रिडाइजेशन है उसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स भी आते हैं और ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस भी आते हैं, लेकिन DsP2 के एग्जांपल में सिर्फ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं की गई। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर दोबारा हाजिर होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।